गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ न्यू चैप्टर ऑफ योर सोशल साइंस बुक एंड दिस इज द चैप्टर क्लास 7 चैप्टर नंबर 11। ठीक है, यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर मेंशन नहीं किया है कि चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है द नेम ऑफ द चैप्टर द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत के बारे में है। एंड यहाँ से हमारा एक नया सेशन स्टार्ट होता है जहाँ पर हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक हाफ ईयरली एग्जाम में आपका जो पोर्शन है, जो आपका सिलेबस तैयार किया गया है। ठीक है, तो हाफ ईयरली सिलेबस आपका चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट होता है, दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 20 तक है शायद यहाँ पर चैप्टर। ठीक, तो पहले हम फोकस करते हैं चैप्टर नंबर 11 द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर यदि हम देखें तो लेट अस लर्न कि लेट अस लर्न में क्या लिखा है। सबसे पहले आप देखें कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत नाम क्यों पड़ा और दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया और उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कैसे हुआ। नाउ द नेक्स्ट द एक्सटेंशन ऑफ द एम्पायर बाय वेरियस डायनेस्टीज। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम देखेंगे कि वेरियस डायनेस्टीज के लोग थे। ठीक है, लाइक यदि हम देखें तो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टीज। ठीक है, अलग अलग डायनेस्टीज आपको यहां पर दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड कैसे किया, यानी बढ़ाया कैसे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नाउ जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा कि मेन फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोमिनेंट रूलर। प्रोमिनेंट रूलर का मतलब होता है बेटा जो प्रमुख रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया। ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स क्या क्या थे, तो वो हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो आज का जो हम टॉपिक देखेंगे वो होगा द स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, आपको नीचे दिख रहा है स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 1206 टू 1290 एडी। ठीक, कि यदि हम देखें तो स्लेव डायनेस्टी काफी समय तक दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने राज किया है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके बुक के पेज नंबर 64 पर आप देखेंगे जहां से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। पहला पैराग्राफ लिखा है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट मोहम्मद गोरी हैड एस्टेब्लिश्ड हिज एम्पायर ओवर द नॉर्थ ऑफ इंडिया, कि मोहम्मद गोरी जो थे, ठीक है, अपना एम्पायर उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में एस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक, कि हमने प्रीवियस चैप्टर में मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा है जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया था। ठीक, और उनको हराने के बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा जमा लिया। एंड नाउ ही हिमसेल्फ लिव्ड इन सेंट्रल एशिया एंड अपॉइंटेड हिज स्लेव as governor to look after his Indian territories. In those days, it was a trend in Central Asia to buy young people, train them in warfare and sell them to the sultans. They were known as the sultan slave. एक नाम आया स्लेव। स्लेव का मतलब होता है दास, जिसको हम गुलाम बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यदि हम देखें तो मोहम्मद गोरी जो थे यहां तो उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट कर दिया अपने एम्पायर का, लेकिन वो सेंट्रल एशिया पर रहते थे। ठीक है, और यहां पर देखभाल करने के लिए उन्होंने अपने कुछ लोगों को छोड़ रखा था। जैसे यहां पर लिखा है कि सेंट्रल एशिया अपॉइंटेड हिज स्लेव एज गवर्नर्स, कि अपने स्लेव्स को गवर्नर बना के इंडिया में छोड़ दिया था। ठीक है, कि इंडिया की देखभाल करने के लिए, कि उसके राज्य, उसने जो यहाँ का राज्य जीता था उसकी देखभाल करने के लिए कुछ गवर्नर्स उन्होंने छोड़ रखे थे। एंड नाउ देखिए लिखा है एक लाइन यहाँ पर, तीसरी लाइन पर देखेंगे आपके पहला पैराग्राफ में कि इन दोज डेज इट वाज अ ट्रेंड। ठीक है, कि उस समय एक ट्रेंड चलता था कि इन सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया में एक ट्रेंड चलता था। क्या ट्रेंड चलता था कि टू बाय यंग पीपल, कि लोगों को, यंग पीपल जो थे उनको खरीदने का ट्रेंड चलता था। एंड ट्रेन देम इन वारफेयर, और युद्ध के लिए उनको ट्रेन किया जाता था। एंड सेल देम टू द सुल्तान्स, और सुल्तानों को उनको सेंड कर दिया जाता था, सेल कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। एंड दे वर नोन एज सुल्तान स्लेव्स, और इसीलिए उनको सुल्तान के स्लेव्स कहा जाता था, सुल्तान के दास कहा जाता था। सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे आप, लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक वाज वन सच स्लेव हु वाज मेड द गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक कि वो एक स्लेव थे किसके, मोहम्मद गोरी के, जिनको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी के का गवर्नर मोहम्मद गोरी ने बनाया था इंडिया की देखभाल करने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे आप, थर्ड पैराग्राफ की आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी ऐबक एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम विथ हिज कैपिटल एट लाहौर। ठीक है, कि ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गोरी के तो स्लेव थे, दास थे, लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंट क्या हुआ कि
जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई, कि आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, की मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने क्या एस्टेब्लिश कर लिया, इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया अपना एक, कहाँ पर, ठीक है, लाहौर में, जहाँ उनकी कैपिटल थी, ठीक। ही गॉट रिकॉग्नाइजेशन एज एन इंडिपेंडेंट रूलर इन 1208 AD एंड द एज ऑफ द दिल्ली सल्तनत स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है, कि 1208 AD में इन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर रिकॉग्नाइज कर दिया, कि इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास टॉपिक है स्टडी करने के लिए वो है द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, सॉरी द स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही हम द स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड यहां पर है 1206 टू 1209 AD। तो सबसे पहले यहां पर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा, जिसके बारे में भी आपने पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। तो देखेंगे आप आपकी बुक के पेज नंबर 64 पर ही देखें आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या लिखा है। कुतुबुद्दीन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव और मामलुक डायनेस्टी, कि स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता था, ठीक है। एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन हैड कनक्वेयर हांसी, अजमेर, दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, कन्नौज, अलीगढ़, रणथंभौर एंड गुजरात, कि मोहम्मद गोरी का गवर्नर रहते हुए, ठीक है, इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हुए मोहम्मद गोरी के डिफरेंट स्टेट्स को इंडिया के जीता। जैसे यहां पर कुछ नाम दिए, हांसी है, अजमेर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, कन्नौज, रणथंभौर, गुजरात, ठीक है, डिफरेंट जगह पर इन्होंने विक्ट्री हासिल की। एंड नाउ इसी के आगे वाले पैराग्राफ में देखेंगे, एज अ सुल्तान ही प्रोटेक्टेड हिज एम्पायर फ्रॉम अल्दौस द रूलर ऑफ गजनी थ्रू डिप्लोमेटिक एफर्ट, ही डिस्ट्रॉयड द राइजिंग पावर ऑफ द रूलर ऑफ सिंध कबाचा, he made the rulers of Bengal and Bihar agree to his overlordship, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक जो सोच थी उनकी, डिप्लोमेटिक जो उनका एक कहना चाहिए कि जैसे यहाँ पर डिप्लोमेटिक एफर्ट जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उस एफर्ट से उन्होंने जो बाहर रूलर्स थे जो इंडिया पे अटैक करना चाहते थे, ठीक है, उनको उन्होंने वहीं पर दबा के रख दिया। जैसे यहां पर कुछ है कि उन्होंने सुल्तान को प्रोटेक्ट किया अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट से, जैसे अल्दौज जो कि गजनी के रूलर थे उनसे प्रोटेक्ट किया। फिर यदि देखें तो ही डिस्ट्रॉय द राइजिंग पावर ऑफ द रूलर ऑफ सिंध, कि सिंध से कुछ राइजिंग पावर से कुछ लोग वहां पर राइज कर रहे थे, ठीक है, अपनी पावर को बढ़ा रहे थे। कबाचा से कुछ लोग अपनी पावर को बढ़ा रहे थे, तो उनके पावर को वहां पर इन्होंने सबसे पहले सप्रेस कर दिया, दबा दिया। एंड ही मेड द रूलर्स ऑफ बंगाल एंड बिहार एग्री टू हिज ओवरलॉर्डशिप, और बंगाल और बिहार के रूलर्स को इन्होंने एग्री कर लिया कि अपनी ओवरलॉर्डशिप में, कि उनके लीडरशिप पे वो वर्क करें। एंड नाउ नेक्स्ट देखेंगे आप, कुतुबुद्दीन वाज अ ग्रेट बिल्डर, ही बिल्ट द कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली, ठीक है, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, ठीक है, उनको बनाने का जो श्रेय है उस कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, इसीलिए उनको क्या बोला है कि ग्रेट बिल्डर, कि बहुत अच्छे बिल्डर्स थे। एंड ही बिल्ट द कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली, कुवात उल इस्लाम मॉस्को एट द 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, डिफरेंट ये जैसे मॉस्को का मतलब होता मस्जिद, कि इन्होंने एक कुवैत उल इस्लाम मॉस्को बनवाया। एंड 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया। एंड ही वाज आल्सो नोन एज लाख बख्श, ठीक है, कि इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, ठीक। अब हम आते हैं पेज नंबर 65 में, जहां पर ये स्टार्ट होता देखेंगे आप कि आफ्टर हिज डेथ हिज सन आराम शाह असेंडेड द थ्रोन, ठीक है, कि आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक हिज सन आराम शाह वाज असेंडेड द थ्रोन, कि आराम शाह जो उनके पुत्र थे उन्होंने थ्रोन यानी गद्दी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह उन्होंने गद्दी अपने पास कर ली। एंड नाउ बट ही वाज इनकैपेबल एंड इनडिफरेंट द पीपल ऑफ दिल्ली, ठीक है, लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं थे किसके जैसे, कुतुबुद्दीन ऐबक के जैसे। और दिल्ली के पब्लिक के लिए, दिल्ली के जो लोगों के लिए उनकी जो सोच थी वो इनडिफरेंट थी, यानी एक उदासीन सोच थी, वो लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क नहीं कर पा रहे थे। विद द एडवाइस ऑफ द मेन काजीज अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन सन इन लॉ इल्तुतमिश एज द नेक्स्ट सुल्तान। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सन थे आराम शाह, वो इनकेपेबल थे, उनकी सोच इनडिफरेंस थी। तो जो वहाँ के प्रोमिनेंट काजी थे, ठीक है, जो मेन काजी थे, उनके एडवाइस से जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे जिनका नाम इल्तुतमिश था, उनको नया सुल्तान बनाया गया, ठीक है। फिर आराम शाह वाज
एग्जीक्यूटेड एंड इल्तुतमिश बिकेम द सुल्तान ऑफ द दिल्ली। ठीक है, आराम शाह को फांसी दे दी गई और जो दिल्ली के नए सुल्तान बने उनका नाम था इल्तुतमिश, जिनका टाइम पीरियड 1211 टू 1236 एडी। ठीक है, इससे पहले यदि मैंने बताऊं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत में वो 1206 टू 1210। ठीक है, 1210 में ही इल्तुतमिश को बन जाना चाहिए था, लेकिन कुछ समय के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सन थे आराम शाह, वो दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था वो 1211 से 1236 था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की जो अगली सुल्तान बनी थी वो थी रजिया सुल्तान, जिनके बारे में हम स्टडी अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट जो हम बनाएंगे इसका वीडियो, उसमें स्टडी करेंगे। आज हम देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 65 पर ही इल्तुतमिश इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द तुर्किश किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। यदि हम देखें तो इल्तुतमिश एक पावरफुल शासक थे, पावरफुल रूलर थे, और उनको एक रियल, ठीक है, रियल फाउंडर माना गया तुर्किश किंगडम का, कि नॉर्थ इंडिया में तुर्किश किंगडम को डेवलप करने का जो सबसे रियल यदि फाउंडर देखें तो वो इल्तुतमिश को ही माना गया था। ही हैड टू फेस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रेबिलियन आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन। जब इल्तुतमिश को थ्रोन मिला यानी गद्दी मिली तो उन्होंने दोनों टाइप के रिवॉल्ट्स को हैंडल किया। इंटरनल तो था ही, ठीक है, कि कुछ लोग विरोध में थे, लेकिन उसके साथ साथ यदि देखें तो एक्सटर्नल रिवॉल्ट भी जो था वो इल्तुतमिश को परेशान किया, और उन्होंने इल्तुतमिश ने इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। एंड नाउ ही सप्रेस्ड द रिवॉल्ट्स ऑफ इस्तुबॉर्न आमीर्स like Kabacha, Aldoj and rulers of Bengal. He suppressed the rising power of the rulers of Jalore and Ranthambore, who had become independent ruler after the death of कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने क्या बोला कि ही सप्रेस द रिवॉल्ट, कि उन्होंने डिफरेंट टाइप के रिवॉल्ट्स को सप्रेस किया, दबाया। जैसे यहाँ पर है कि इस्टबॉर्न अमीर्स, यानी जो अमीर्स थे, ठीक है, जो रईस लोग थे, वो लोग, कुछ लोग विरोध कर रहे थे इल्तुतमिश का। एंड फिर कुबाचा के कुछ लोग थे, अल्दौज जो थे, फिर रूलर ऑफ बंगाल जो थे, उन्होंने इल्तुतमिश का विरोध किया, लेकिन सभी के रिवॉल्ट को उन्होंने सप्रेस्ड कर दिया। ठीक, फिर यहां पर जैसे कुछ लिखा है कि द राइजिंग पावर ऑफ द रूलर्स ऑफ जालौर एंड रणथंभौर हु हैड बिकम इंडिपेंडेंट रूलर, कि जालौर और रणथंभौर के जो शासक थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर बना दिया था, लेकिन इल्तुतमिश ने वापस उनके रिवॉल्ट को सप्रेस्ड किया और उनको अपने अंडर में लेकर आए। ठीक, ही प्रोटेक्ट द किंगडम्स फ्रॉम द अटैक ऑफ द मंगोल्स, ही डाइड इन 1236 एडी, और मंगोलों के अटैक से भी उन्होंने अपने किंगडम को बचाए रखा, और फाइनली 1236 एडी में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब मैं आपको नीचे कुछ दिखा रहा हूं जहां पर इल्तुतमिश के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप यहां पर देखें, मैं शो कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, कि इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन कॉल्ड टका। ठीक है, इल्तुतमिश ने एक सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया जिसको टका कहा जाता था। इन 1229 एडी इल्तुतमिश वॉन द sympathies of the Muslims by getting his claim to the throne approved by the Khalifa of Baghdad। ठीक है, कि इन्होंने क्या बोला कि इन 1229 एडी, कि 1229 एडी में इल्तुतमिश वॉन द सिंपैथीज ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है, कि मुस्लिम्स का सिंपैथी इनको मिल गया by getting his claim to the throne approved by the खलीफा ऑफ बगदाद, कि जब बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने इनके थ्रोन को क्लेम कर दिया, यानी उन्होंने बोल दिया कि इल्तुतमिश ही सुल्तान रहेंगे, जो बगदाद के खलीफा थे। उस समय खलीफा एक सबसे बड़ा पद माना जाता था मुस्लिम कम्युनिटी का। ठीक है, एंड नाउ द थर्ड देखें आप, इसमें लिखा है कि ही रिकॉग्नाइज द नोबिलिटी एंड स्लेव्स इनटू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ 40 और 40 विच बिकम द पिलर्स ऑफ पावर फॉर द किंगडम। ठीक है, कि उन्होंने एक रिऑर्गेनाइज किया, किस चीज को रिकॉग्नाइज किया, कि एंड स्लेव्स इनटू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ 40, के कुछ स्लेव्स थे उनको 40 के ग्रुप में इन्होंने एक रिऑर्गेनाइज आर्मी जैसे रिऑर्गेनाइज करते हैं वैसे ही उन्होंने रिऑर्गेनाइज किया, जिसको उन्होंने नाम दिया था 40, जो कि बाद में चलकर लिखा है यहां पर कि विच बिकम द पिलर्स ऑफ पावर ऑफ द किंगडम, कि इनके किंगडम्स के पावर के पिलर बने। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।